हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम अनबाइसनेस, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस एफिशिएंट एस्टिमेटर का क्या मतलब है। तो जैसे अगर आपके पास मान लो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स आपने पढ़े, तो मान लो अगर एक पॉपुलेशन पैरामीटर है और उसके दो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स है, मान लो सैंपल मीन और जो सैंपल मीडियन है, दोनों कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होते हैं पॉपुलेशन मीन के। ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा जो एस्टिमेटर है बढ़िया है, गुड क्वालिटी का है। तो इसका मतलब हमें और कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एफिशिएंसी है। ठीक है, अगर हमारे पास दो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स है, थीटा वन कैप, थीटा टू कैप, देन वी विल फाइंड देयर वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे ये आता है, वेरिएंस ऑफ थीटा वन कैप निकाल लेंगे, वेरिएंस ऑफ थीटा टू कैप निकाल लेंगे। वेरिएंस निकालने के बाद अगर आपका वेरिएंस ऑफ थीटा वन कैप वेरिएंस ऑफ थीटा टू से छोटा आता है, देन वी से दैट थीटा वन कैप विल बी द एफिशिएंट एस्टिमेटर। यानी कि ऐसा एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस दूसरे से छोटा आता है उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन जो है मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर है बेशक देन सैंपल मीडियन। अभी आपको बताया गया कि सैंपल मीन एंड सैंपल मीडियन बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन। अब मुझे ये देखना कि दोनों में से बढ़िया कौन है, देन वी से दैट सैंपल मीन इज अ मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर। कैसे प्रूव करेंगे? हमें नॉर्मल पॉपुलेशन दी गई है, तो हमें पता है इसका पीडीएफ ये होता है नॉर्मल पॉपुलेशन का, एफ एक्स न्यू लैम्डा सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपको पता ही है स्टूडेंट्स को। तो मैं क्या करता हूं, एक डाटा लेता हूं, सैंपल लेता हूं एन साइज का। ठीक है, उसका सैंपल मीन एक्स बार ये डिफाइन किया जाता है। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ वेरिएंस अप्लाई कर दिया इस फार्मूले, वेरिएंस एक्स बार वेरिएंस दिस। तो क्योंकि जब भी वेरिएंस में से कांस्टेंट टर्म निकालते हैं तो बाहर वो स्केयर होकर निकलती है, 1/n स्केयर निकल जाएगा। इसको लिख लिया गया वेरिएंस x1 प्लस x2 प्लस x3 xn। इसको समेशन वेरिएंस xi लिख लेंगे। ठीक है, अब समेशन वेरिएंस xi की जो वैल्यू है, मुझे वेरिएंस xi निकालना है। अब वेरिएंस xi का ये फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द सिग्मा स्क्वायर। ये क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर ही होता है हमारा। तो इसने ये प्रोसेस सारी समझाई गई है। ये xi एलिमेंट है, xi माइनस न्यू कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n होगी। ठीक है, तो अगर एक की प्रोबेबिलिटी 1/n है तो सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो इसको इसने सिग्मा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सिग्मा स्क्वायर को पुट कर देना यहाँ पे। तो ये सिग्मा स्क्वायर बाय एन इसका वेरिएंस निकल गया एक्स बार का। तो आपको ये पता ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो एक्स बार है उसका वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वेरिएंस निकालना है मीडियन का। ये भी स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, जो वेरिएंस ऑफ मीडियन है ये होता है 1/4n 1/2 सिग्मा स्क्वायर। यानी कि ये फार्मूला है वेरिएंस ऑफ मीडियन के लिए, ये आपको क्रैम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके इतना आ गया। ये तो सिग्मा स्क्वायर तो आपको पता ही है, ये चीज जो है इट इज अ वेरिएंस ऑफ एक्स बार। तो मीडियन का जो वेरिएंस है 1.5 टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया, एक्स बार आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो मीडियन का वेरिएंस है वो ज्यादा है, और कम किसका हो गया, सैंपल मीन का। तो सैंपल मीन, व्हाट विल बी सैंपल मीन हियर, एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अब हमारे पास टू डेफिनेशंस हैं। वन इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। इसका मतलब है अगर आपके पास बहुत सारे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हैं और आपको एक ऐसा एस्टिमेटर मिलता है जिसका वेरिएंस सबसे छोटा हो, तो उसको हम बोलेंगे मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। यानी कि क्लास एस्टिमेटर्स की 5 एस्टिमेटर्स है, उसमें से ऐसा एस्टिमेटर जो सबसे छोटा वेरिएंस वाला है उसको हम बोलेंगे एफिशिएंट एस्टिमेटर, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। आगे हमारे पास है एफिशिएंसी डेफिनेशन। T1 एक मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है, उसका वेरिएंस V1 है। T2 एक अदर एस्टिमेटर है, उसका वेरिएंस V2 है। देन वी विल फाइंड एफिशिएंसी ऑफ T2। उसका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू V1/V2। यानी कि जिसका वेरिएंस कम होता है उसको ऊपर रखेंगे, जिसका वेरिएंस ज्यादा उसको नीचे रखेंगे। इसका मतलब E की वैल्यू हमेशा बेटा 1 से छोटी होगी। ठीक है, इस तरह हम किसी भी एस्टिमेटर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, MVUE। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अनबायस्ड।
यानी कि ऐसा एस्टिमेटर जो अनबायस्ड होएगा। अगर टी एक सैंपल स्पेस के ऊपर बेसिस स्टैटिक्स है, टी अनबायस्ड होना चाहिए गामा थीटा का, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट वेरिएंस अमंग द ऑल क्लासेस ऑफ अनवेरिएंस। यानी कि जितने और अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा के, उनमें से टी का जो वेरिएंस है सबसे छोटा आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि टी इज MVUE, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। दो बातें होंगी कि एक ये अनबायस्ड होएगा, ये अनबायस्ड की डेफिनेशन है, और इसका वेरिएंस बाकी सभी एस्टिमेटर से छोटा होएगा। बाकी सभी अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं बेटा। अब प्रॉब्लम करते हैं कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है, मीन न्यू और वेरिएंस दिया गया है। हमें शो करना है कि यहाँ पे बेटा ये गलत लिखा हुआ, हमें ये शो करना है कि t इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, और ये t है मेरा, इसको शो करना है इट इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे इसको शो करना है टी को। तो हम क्या करेंगे, टी का पहले मीन निकालना शुरू करेंगे, ईटी, ठीक है, दोनों तरफ ई लगाया गया, वो कांस्टेंट बाहर ले लिया गया। अब जो समेशन एक्स आई होता है, आपको पता है जो एक्स बार है उसका फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो समेशन एक्स आई का फार्मूला हो गया एन एक्स बार, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एन बाहर चला गया ई एक्स बार, ई एक्स बार को मीन बोलते हैं। तो ई टी इज इक्वल टू ये आ गया। तो इसका मतलब टी इज बायस्ड एस्टिमेटर, क्योंकि इसके न्यू के तो इक्वल ही नहीं आया। अगर ई टू इज इक्वल टू न्यू होता तो ये होता अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, अब इसका वेरिएंस निकाल लेंगे, अप्लाई वेरिएंस ऑन बोथ साइड। तो वो स्केयर, ये कांस्टेंट टर्म जब बाहर निकालनी होती है स्केयर होकर निकल जाती है बाहर। ठीक है, तो अंदर आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार, उसको ऐसे लिख लिया उसने। ठीक है, दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स बार। तो सिंपल स्टेप भी कर सकते, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आप एन प्लस वन का स्केयर बाहर ले जाओ, तो आपका अंदर आ जाएगा वेरिएंस एक्स बार। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ टी और एक्स बार की रेशो कर ली, तो ये रेशो लेस देन 1 है, इसका मतलब टी का जो वेरिएंस है एक्स बार से छोटा है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। हमें पता है ये मीडियन और वेरिएंस, अभी मैंने पीछे आपको बताया ना कि मीडियन का क्या वेरिएंस होता है, ये एक्स एम का मतलब मीडियन है, तो ये मीडियन का वेरिएंस होता है, ये हमारा एक्स बार का वेरिएंस है। तो हमें ये भी पता कि जो इसका मतलब ये ऐसे हो गया। ठीक है, इसको इससे रेशो कर ली, 2/पाई बन गया, तो एक्स बार का जो वेरिएंस है इससे छोटा हो गया। तो इसका मतलब जो टी है उसका वेरिएंस एक्स बार से भी छोटा है और मीडियन वाले से भी छोटा है। इसका मतलब टी इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर बन गया, क्योंकि इसका वेरिएंस सबसे छोटा है। अब जो टी का वेरिएंस था मेरे पास, उसको n टेंड्स टू इनफिनिटी कर दो, वो 0 आ रहा है, तो इट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, T1 इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर दिया गया थीटा 2 का, T2 लेस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है। ठीक है, विद एफिशिएंसी E, रो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये हमें इसने चीज दी हुई है, शो करो कि ये रो की वैल्यू होगी। कैसे करना है, अब हमें T1 और T2 दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो दोनों की वैल्यू थीटा के इक्वल होगी। E मुझे एफिशिएंसी दी गई है। अब एफिशिएंसी में ऊपर किसका होता है, जिसका वेरिएंस कम होता है। एफिशिएंसी का मतलब है कि जिसकी वेरिएंस कम है डिवाइड बाय मोर वेरिएंस। ठीक है, ये लगा लिया। अब ये मेरे पास गिवन इक्वेशन है, यहां से टी की वैल्यू निकाल ली, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दो, ई ऑफ समथिंग ई ऑफ ई ऑफ, तो कांस्टेंट टर्म बाहर रख के ET1 ET2 हो गया। अब ET1 और ET2 थीटा के इक्वल है, यहाँ पे थीटा पुट कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आप देखो ध्यान से, अगर ऊपर से थीटा कॉमन ले लोगे तो वो प्लस करके नीचे वाली चीज ही बन जाएगी, तो ET इज इक्वल टू थीटा आ गया आपका। ठीक है, कॉमन लोगे ना ऊपर, तो 1 माइनस 2 टाइम्स रो ई प्लस सी आ जाएगा, तो कट जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर वाली ये इक्वेशन है ना मेरी, ये वाली, अब जैसे इस पे मैंने क्या लगाया था, अभी मैंने एक्सपेक्टेशन, इस इक्वेशन पे आप अप्लाई करो वेरिएंस। वेरिएंस का मैं आपको तरीका बताता हूँ। वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स हो बेटा, ए एक्स, तो वो हो जाता है ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स। ठीक है, अगर वेरिएंस आपने निकालना है एक्स प्लस वाई होल, तो वो होगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई 2 टाइम्स ए बी एक्स बी टी। तो यहाँ पे ए बी है ना,
ए एक्स प्लस बी वाई है, सॉरी, तो ए एक्स प्लस बी वाई लिख सकते हो आप। तो इसका होएगा ए स्क्वायर वेरिएंस, देखो तो यहाँ पे पहले पे वेरिएंस लगाएगा, कॉमन निकल गया, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बी, 2ab वेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये फार्मूला होता है, नोट करना, नोट कर लो, यहाँ पे लिख देता हूँ। वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इसका फार्मूला होगा स्टूडेंट ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स, बी स्क्वायर वेरिएंस वाई प्लस 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो ये फार्मूला राइट हैंड साइड पे लगाया गया जब उस पे वेरिएंस अप्लाई किया गया। आपने नोट कीजिए ये फार्मूला स्टूडेंट जल्दी जल्दी से, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई का, ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स, बी स्क्वायर वेरिएंस वाई, 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये हमने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो वो फार्मूला लगा के राइट हैंड साइड को सॉल्व करके उसने वैल्यूज पुट कर दी सारी वगैरह, ठीक है। तो वो नीचे के डिवाइड करके ये आपके पास सॉल्व करके इतना आ जाएगा, ठीक है। वो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके कोवेरिएंस का फार्मूला लगा के, तो यहां से सॉल्व करते करते जाना है। वेरिएंस ऑफ टी t1 से छोटा आ गया, ये वेरिएंस ऑफ टी इससे इसके टाइम है ना, तो इसका मतलब टी का वेरिएंस t1 से छोटा है। पर क्वेश्चन में मुझे लिखा था t1 मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है, इसका मतलब वेरिएंस ऑफ t1 वेरिएंस ऑफ t से छोटा होएगा। तो इसका मतलब ये इससे छोटा है, t1 से छोटा है और t1 t से छोटा, दोनों बराबर ही हो गए। तो इसका मतलब एक 2 नंबर इक्वेशन में अगर ये दोनों बराबर आपस में कट गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से आपका रो निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि t1 t2 दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा के, इसका मतलब et1 et2 गामा थीटा के इक्वल हो गया। इनका वेरिएंस हमें सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो है। फाइंड अ बेस्ट अनबायस्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, हमें t1 t2 की एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी है और उसका शो करना कि वो बेस्ट होएगा वो कॉम्बिनेशन, और उसका वेरिएंस भी निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब ये t एक वेरिएबल बनाया जो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, दोनों की हम क्या करेंगे, अब एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे। et1 et इज इक्वल टू a et1 b et2 हो गया। अब et1 ये गामा थीटा, ये भी गामा थीटा कॉमन आ गया। अगर t अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो हमें ये होना चाहिए था et इज इक्वल टू गामा थीटा आना चाहिए। अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर डेफिनेशन होती है ना अनबायस्ड की, तो अगर गामा थीटा के तभी इक्वल आएगा अगर a प्लस बी मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन पे वेरिएंस लगा देना जो मैंने अभी पीछे समझाया पिछले क्वेश्चन में। अप्लाई वेरिएंस, तो फार्मूला जैसे मैंने पीछे लिखा रहा था ना, फार्मूला अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर वेरिएंस t1 बी स्क्वायर वेरिएंस b2, ये लग गया फार्मूला। और बेटा जो कोवेरिएंस का फार्मूला होता है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस का रो टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये आप याद कर लो। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि इसका वेरिएंस भी मिनिमम हो, क्योंकि वो बेस्ट निकालना ना मुझे, बेस्ट, तो वेरिएंस मिनिमम तभी होगा कि इसका डेरिवेटिव छोटा होएगा, 0 होएगा। तो इसका डेरिवेटिव a से और डेरिवेटिव b से करके 0 पुट कर दिया गया वेरिएंस t का। तो डेरिवेटिव करना आता है a के साथ 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा, फिर b से करेंगे 2b 2a, दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दिया गया। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों में से रेशियो बना लो ऐसे। अगर a और b की रेशियो इक्वल है, दोनों का प्लस की रेशियो भी इक्वल हो जाएगी। a प्लस b मेरा 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। तो आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, वहां से a की वैल्यू आ गई, इसको इससे कंपेयर करो b की वैल्यू आ गई। तो a और b की वैल्यू जो पुट कर देंगे तो जो हमारा एस्टिमेटेड t बनेगा बेटा वो बेस्ट होएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वेरिएंस मिनिमम है और वो अनबायस्ड भी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।